हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध, जो कि आपका एसआई का एक टॉपिक है और ये इस बार ही जुड़ा है। तो इसमें आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको, और इसमें जितना भी कुछ है वो सारा आज ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ने वाले क्या हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले PYQ कांस्टेबल 2019, यानी जो लास्ट ईयर में जो आपकी कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद ट्रिक प्लस डिटेल, जितना कुछ भी है महिला और बाल अपराध में उनको ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अधिनियम है उनकी जो डेट्स हैं वो याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है या थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है। तो उनको हम ट्रिक से पढ़ेंगे तो वो आपको आराम से याद हो जाएंगे और डिटेल से भी पढ़ने वाले। उसके बाद जो महिलाओं से संबंधित IPC की धाराएँ हैं जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जितनी भी फुल फॉर्म है इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी को हम कवर करेंगे। और लास्ट में जो है हम क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले PYQ कांस्टेबल 2019, जो लास्ट ईयर आपके कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए थे उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो इसके ऑप्शन 4 हैं आपके पास: 2018, 2001, 2008, 1980। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 2018 होगा। ठीक है, और ये आपका लास्ट ईयर आया था कांस्टेबल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विशेषित करती है। ऑप्शन है यौन उत्पीड़न के लिए सजा, बाल विवाह, बाल पोर्न या एसिड अटैक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यौन उत्पीड़न के लिए सजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए। ऑप्शन है सिविल ड्रेस, पुलिस वर्दी, सेना की पोशाक या डॉक्टर की पोशाक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिविल ड्रेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। तो इसके आपके ऑप्शन है धारा 8B, धारा 1B, धारा 7C या धारा 6F। तो इसका जो सही आंसर होगा वो धारा 8B होगा। हम पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके का आपके जो SI के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1987 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 372। ठीक है, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रबंधन देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 354B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCPNDT किससे संबंधित है। जन्म से पहले लिंग निर्धारण, सामूहिक बलात्कार या फिर बाल यौन शोषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जन्म से पहले लिंग निर्धारण। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पर आते हैं हम। ये थोड़े बहुत जो कुछ लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए थे कांस्टेबल में वो हमने किए। अब आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से एग्ज़ाम में। ठीक है, और वो सारे जेन्युइन क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो अब हम कुछ ट्रिक के माध्यम से जो है इनकी डेट याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, जो कि 2005 जो कि आपका लागू हुआ वो 26 अक्टूबर 2006 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, जो कि 20 जनवरी 2006 में लागू हुआ है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 9 जून 2009 में लागू हुआ है। तो इन सब में एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी आपकी, संरक्षण। ये जितने भी अधिकारों के संरक्षण वाले जो अधिनियम थे आपकी, ये आपकी बुक में 3 ही हैं। मैंने तीनों को एक साथ ले लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इनमें। तो संरक्षण शब्द से ही हम इनकी जो है डेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो संरक्षण से क्या निकालना है, वर्ड आ रहा है क्षण, क्षण से अक्षय, अक्षय से क्या साउंड दे रहा है, छः का सा कुछ साउंड दे रहा है, छः जैसा। संरक्षण से हमने क्या निकाल लिया, छः शब्द निकाल लिया। ठीक है, तो यानी कि जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इन दोनों की बात करें तो ये जो है आपके 2006 में लागू हुए। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। हमने क्या किया, संरक्षण नाम जो अधिकारों का संरक्षण वाले जो और अधिनियम है, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 3 अधिनियम है, तीनों मैंने एक साथ ले लिए हैं और तीनों को हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो संरक्षण से हमने क्या वर्ड निकाल लिया, 6, और 6 से क्या हो जाएगा, 2006 में ये लागू हुए थे। ठीक है, तो जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है वो 26 अक्टूबर 2006 है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 20 जनवरी 2006 है। ठीक
ठीक है। अब आपने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम पढ़ लिया, कितने ये कब है, 2006 में है। तो राष्ट्र जो हमेशा राज्य से ऊपर रहता है, तो मतलब ये राज्य से तो मतलब पहले ही आना था, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम फिर इसके बाद में आएगा। तो जो 6 का उल्टा कर दोगे आप, क्या हो जाएगा, 9। तो राष्ट्रीय का उल्टा कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, राज्य आ जाएगा। यानी वो अगर 2006 में है तो ये 2009 में हो जाएगा, क्योंकि 6 का उल्टा 9 होता है। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका 2009 में है, 9 जून 2009। इसकी तो वैसे डेट भी याद रख सकते हो आप, 9/6/9, 9 जून को क्या 6 ही तो होता है, तो 9/6/9। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 9 जून 2009 है। बस इनको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको संरक्षण से आपको क्या ध्यान में रख लेना, 6 याद रख लेना है, और 6 से 2006, और 6 का उल्टा क्या है, 9। तो 2006 में आपके 2 अधिनियम है, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण है वो 2009 में हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे और याद भी हो ही गए होंगे। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं इनके बारे में। हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रियंका कानूनगो हैं। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं संगीता बेनीवाल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट हमने जो एक्ट लिए हैं वो 4 एक साथ में लिए हैं, चारों को एक ही ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहला है राष्ट्रीय बाल नीति, जो कि 17 मई 2016 को, राष्ट्रीय महिला नीति 17 मई 2016 को, राष्ट्रीय बाल नीति जो है वो 26 अप्रैल 2013, निर्भया एक्ट जो है वो 3 अप्रैल 2013, और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम जो है वो 2013। तो हम एक बार राष्ट्रीय बाल नीति को आप छोड़ दीजिए, और ये बाकी के जो 3 हैं जो कि 2013 में हैं, इनको हम याद कर लेते हैं पहले, इन तीनों को। तो इन तीनों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है कि तेरी बाल नीति के साथ निर्भया जैसा यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर हो गया। एक बार फिर पढ़ो, तेरी बाल नीति के साथ निर्भया जैसा यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर हो गया। तो तेरी से आपको क्या याद रखना है, तेरा याद रखना है। तेरी से क्या हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। मतलब ये जो तीनों एक्ट हैं वो 2013 में हैं। अब 2013 में कौन कौन से एक्ट हैं वो आपको कैसे याद करना है, तो तेरी बाल नीति, तो बाल नीति से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल नीति। तो जो राष्ट्रीय बाल नीति जो है वो 2013 में लागू हुई है। तेरी बाल नीति के साथ निर्भया, निर्भया से क्या याद रखना आपको, निर्भया एक्ट। तो निर्भया एक्ट भी 2013 में लागू हुआ है। उसके बाद तेरी बाल नीति के साथ निर्भया जैसा यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर हो गया। तो यौन उत्पीड़न कार्यस्थल से आपको क्या याद रखना है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, ये भी 2013 में। तो तेरी से आपको तेरा याद रखना है, बाकी लाइन से आपको जो तीनों अधिनियम है वो आपके सामने आ जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि 2013 में कौन कौन से जो अधिनियम है वो बने थे। अब आपका बच गया क्या, राष्ट्रीय महिला नीति। तो इसमें वर्ड आ रहा है महिला, और इसमें आ रहा है बालक। तो महिला हमेशा बाल से बड़ी होगी, तो जो मतलब ऐसे याद रख लेना, जो महिला है वो 16 वर्ष की हो, और बालक जो है वो 13 वर्ष का है। तो बालक 13 है तो महिला 16 की होगी। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय महिला नीति है वो आपकी कब हो जाएगी, 2016 में, 17 मई 2016 में। ठीक है, तो आई होप इनकी डेट्स जो हैं वो आपको याद हो गई होंगी। इस लाइन को 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निर्भया एक्ट की बात कर लेते हैं। तो यह अधिनियम निर्भया कांड के बाद बनाया गया। निर्भया कांड का सबको पता है। तो निर्भया कांड होने के बाद जो है निर्भया एक्ट बनाया गया था, और इसलिए ही इस अधिनियम को जो है वो निर्भया एक्ट कहते हैं। जो निर्भया एक्ट है वो लोकसभा से 19 मार्च 2013 को पास हुआ था, राज्यसभा से 21 मार्च 2013 को, राष्ट्रपति द्वारा जो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे वो 2 अप्रैल 2013 को किए गए थे, और 3 अप्रैल 2013 को ये लागू कर दिया गया। ये तो आपको पता है कि कोई भी जब बिल या एक्ट पास किया जाता है तो सबसे पहले वो लोकसभा से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा से, और उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, और उसके बाद जो है वो लागू होता है। तो इसी तरीके से निर्भया एक्ट पर जो है लोकसभा से 19 मार्च 2013 को ये लागू हुआ, राज्यसभा से जो है 21 मार्च 2013 को पास हुआ, राष्ट्रपति द्वारा जो हस्ताक्षर हैं वो 2 अप्रैल 2013 को हुए, और 3 अप्रैल 2013 को ये लागू किया गया। ठीक है, थोड़ी बहुत और कुछ बात करते हैं हम निर्भया एक्ट के बारे में ही। तो निर्भया की जो वकील थी वो सीमा कुशवाहा थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रख लेना। और उस वक्त जो आपके न्यायाधीश थे वो थे दीपक मिश्रा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि निर्भया एक्ट में है क्या। तो निर्भया एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई नाबालिग भी बलात्कार का अपराधी है तो उसे भी मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी, और यदि कोई प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा भी दुष्कर्म का अपराध किया जाता है तो उसके लिए भी कम से कम 20 साल की सज़ा का व अधिकतम मृत्यु दंड का
प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये था कुछ निर्भया एक्ट के बारे में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पर। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और कारखाना अधिनियम, इन दोनों को हम याद करने वाले हैं। तो जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो 1948 में बना था और कारखाना अधिनियम भी 1948 में बना था। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि 48 साल के लोग भी न्यूनतम मजदूरी में काम करते हैं, मतलब 48 साल के लोग भी न्यूनतम मजदूरी में ही काम करते हैं। तो 48 से क्या हो जाएगा 1948, और न्यूनतम मजदूरी से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और कारखाने से कारखाना अधिनियम। मतलब जो आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो भी 1948 में बना है और कारखाना अधिनियम भी 1948 में बना है। अब थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में है क्या और कारखाना अधिनियम में क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में क्या है। तो यह अधिनियम पुरुष व महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव या उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत पुरुष और महिला अगर दोनों एक जगह काम कर रहे हैं तो जो उनकी मजदूरी है वो सेम होनी चाहिए। इस अधिनियम में ये बात है। नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम है कि कारखाना अधिनियम में क्या है। तो कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में काम पर नहीं लगाया जा सकता है, और इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा व कल्याण का भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। कारखाना अधिनियम क्या है, अगर आपके यहाँ पर कोई महिला काम कर रही है तो उसको शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आप काम पर नहीं लगा सकते हो ज़बरदस्ती, ये कानूनी अपराध होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक में है 3 अधिनियमों को एक साथ याद करने वाले हैं। हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 में बना था, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो कि 1956 में बना था, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम जो कि 1956 में बना था। तो सबसे पहले हम 1956 वाले इन दो को याद कर लेते हैं, 1955 वाले को फिर याद करेंगे। तो इसके लिए आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है कि 5 या 6 लोग मिलकर ही हिंदू उत्तराधिकारी का देह व्यापार कर सकते हैं। अगर किसी का देह व्यापार करना है तो 1-2 लोग तो नहीं कर सकते ना, 5-6 लोग तो कम से कम होने चाहिए। तो ट्रिक बस यही है कि 5 या 6 लोग मिलकर हिंदू उत्तराधिकारी का देह व्यापार कर सकते हैं। तो आपका 5 या 6 से क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, मतलब 1956 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो 1956 में जो अधिनियम बने थे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो 5 या 6 से 56 हो गया, 5 या 6 लोग मिलकर हिंदू उत्तराधिकारी। तो हिंदू उत्तराधिकारी से क्या हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, और देह व्यापार से क्या हो जाएगा अनैतिक देह व्यापार। यानी कि जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम जो है वो दोनों 1956 में बने थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है उत्तराधिकारी। तो जब भी किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो बच्चे को थोड़ी बनाया जाता है, एक अच्छे खासे जवान इंसान को बनाया जाएगा ना, जो मतलब थोड़ा बहुत समझदार हो। मतलब पहले उसका विवाह होगा फिर उसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि पहले विवाह होगा उसके बाद उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। यानी कि अगर उसे 1956 में उत्तराधिकारी बनाया है तो उसका विवाह 1955 में हो गया होगा। ठीक है ना, मतलब उत्तराधिकारी से पहले विवाह होना है, ऐसे ध्यान रखना। तो उत्तराधिकारी की डेट आपको पता है 1956 में है, तो 1956 से पहले फिर विवाह हो गया होगा, मतलब 1955 में। तो जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम है वो 1955 में बनाया गया। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये अधिनियम बोलते क्या हैं, क्या कहते हैं, क्या है इनमें। तो सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम। तो हिंदू धर्म में विवाह की कुछ शर्तें हैं जो आप सबको पता है। सबसे पहले शर्त क्या है कि विवाहित जोड़े के विवाह के समय कोई भी पति या पत्नी जीवित ना हो। ठीक है, दूसरी शर्त वर की यानी दूल्हे की जो उम्र है 21 वर्ष, वधू यानी कि जो दुल्हन है उसकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आप सबको पता है। और जब तक अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए जाते हों तब तक वह विवाह अमान्य माना जाता है। ये हिंदू धर्म में मतलब 7 फेरे लेना जो है आवश्यक है, अदरवाइज़ तो वो विवाह माना ही नहीं जाएगा। और वर और वधू की गोत्र समान नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म में मानते हैं ना, गोत्र समान नहीं होनी चाहिए। अगर गोत्र समान है मतलब वो भाई बहन हो जाते हैं, ऐसे कुछ हमारी मान्यता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अगर किसी के सरनेम सेम है तो फिर वो भाई बहन हो जाते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं। ठीक है, और 5वां जो आपका शर्त है इसका वो क्या है कि वर व वधू रिश्तेदारी व नातेदारी के हों तो विवाह अमान्य होगा। मतलब जो लड़का और लड़की एक दूसरे के पहले से रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, वरना जो विवाह है वो अमान्य होता है। ये कुछ शर्तें हैं। और क्या दिया हुआ इस अधिनियम में, तो इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू पुरुष पर पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने पर पूर्ण प्रतिबंध है तथा इस प्रावधान को कड़ाई से लागू करने के लिए दूसरा विवाह करने वाले पुरुष पर जुर्माना और 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई हिंदू पुरुष है और उसकी पहली पत्नी जीवित है फिर भी वह दूसरी शादी कर रहा है
तो ये कानूनी अपराध है, इसके लिए उसे 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। और इस एक्ट में थोड़ा बहुत संशोधन भी किया गया हिंदू विवाह अधिनियम में। 10 जून 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन किया। इसमें संशोधन क्या किया कि ऐसे मामले जिनमें पति पत्नी अदालत में तलाक की अर्जी लगाते हैं, परंतु एक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण मामला जो है वो लंबा खींचता है और उत्पीड़न होता है, तो अब नहीं होगा, अब एक पक्ष की गैर मौजूदगी में भी तलाक मिल जाएगा। इस बात का क्या मतलब है कि अगर कोई पति पत्नी जो है तलाक चाहते हैं और उन्होंने जो है अपनी तलाक की जो अर्जी है वो अदालत में लगा दी है, अब जिस दिन फैसला होना है उस दिन कोई एक पक्ष जो है अनुपस्थित हो जाएगा, तो फिर उस दिन फैसला नहीं होगा, मतलब जो मामला वो लंबा चलेगा और इससे जो है उत्पीड़न और ज़्यादा होगा फिर उन दोनों के बीच, जो भी पत्नी पत्नी है उन दोनों के बीच। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब अगर एक पक्ष की गैर मौजूदगी है तो भी जो फैसला है कोर्ट के द्वारा जो सुना दिया जाएगा, यानी तलाक जो है हो जाएगा। ठीक है। और क्या है इस एक्ट में, तो पत्नी की सहमति से की गई दूसरी शादी भी गैर कानूनी है। अगर आप पत्नी की सहमति से भी दूसरी शादी कर रहे हो तो वो भी गैर कानूनी ही है। ये कुछ था हिंदू बाल विवाह अधिनियम में। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में क्या है, इसके अंतर्गत माता पिता की संपत्ति में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। अर्थात यदि लड़की चाहे तो वह अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा ले सकती है, उसका अधिकार है। इसी को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बोलते हैं, जो कि 1956 में लागू हुआ था। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनैतिक देह व्यापार की। तो यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया। इस अधिनियम को 1986 में संशोधित करके अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम कर दिया गया। यानी इसका जो पहले जो नाम था वो था अनैतिक देह व्यापार, और अब इसका जो नाम है वो है अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम। ठीक है। आई होप ये आप सबको समझ में आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट है दहेज प्रतिबंध अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम। ये जो दोनों 1961 में बने, तो इनको आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहली बात, दहेज कौन लेता है, लड़के वाले लेते हैं। तो दहेज लड़का नहीं मांगता है, दहेज जो है वो लड़के के माता या पिता मांगते हैं, और ख़ास करके माता मांगती है। तो जो दहेज का लाभ है वो सबसे ज़्यादा किसको होता है, माता को होता है। और माता की उम्र 20-25 तो होनी नहीं है, ऑफकोर्स अपने बेटे की शादी कर रही है तो उम्र अच्छी खासी है, मतलब 61 साल हम मान के चलते हैं। तो हमारी कुछ ट्रिक है ऐसी कि दहेज का लाभ जो है वो 61 साल की माता को होता है। क्या ध्यान में रखना है, दहेज का जो लाभ है वो 61 साल की माता को होता है। तो 61 से क्या हो जाएगा, 1961 में जो अधिनियम बने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दहेज से मतलब दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 में बना है। लाभ और माता से क्या हो जाएगा, मातृत्व लाभ अधिनियम भी जो है आपका 1961 में बना है। अर्थात दहेज प्रतिबंध अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम दोनों जो है वो 1961 में बने हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम है क्या। तो सबसे पहले हम दहेज प्रतिबंध अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम है वो आपका 26 जून 1961 को पारित हुआ और 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। और जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले जो धारा 370 लगी हुई थी उसको हटाने के बाद जितने भी जो अधिनियम है, जितने भी जो भारत के जो अधिनियम है वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं। और बिहार में जो है वो दहेज निषेध अधिनियम पहले ही लागू हो गया था, 1950 में ही हो गया था। और आंध्र प्रदेश में भी पहले ही हो गया था, 1958 में लागू हो गया था। ठीक है। इसके बाद इस अधिनियम में दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 15,000 रुपये या दहेज की रकम जो भी अधिक है का आर्थिक दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई दहेज ले रहा है या फिर दे रहा है तो उसको 5 साल की सज़ा है, और या तो 15,000 रुपये, या फिर दहेज अगर 15,000 रुपये से अधिक है तो दहेज वाली जो राशि है वो आर्थिक दंड के रूप में। उसके बाद इस अधिनियम में जो है 1984-86 में संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके इसकी सज़ा को 6 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। पहले 5 वर्ष थी, संशोधन करके फिर 6 से 10 वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत लागू है तो जो मेहर की रकम है उसको दहेज में सम्मिलित नहीं किया जाता है। मेहर जो है वो
एक मतलब मुस्लिम धर्म में है, जो पति अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट वगैरह देता है उसको मेहर बोलते हैं, तो उसको दहेज में काउंट नहीं करते। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम क्या है। तो मातृत्व लाभ इसका जो अधिनियम में जो है कि इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह तथा जन्म के बाद भी 13 सप्ताह तक वेतनिक अवकाश मतलब उसको छुट्टी भी दी जा रही है और उसको वेतन भी दिया जा रहा है, मतलब उसको अवकाश भी मिला है और उसकी जो सैलरी है वो भी चालू है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेतनिक अवकाश, जिससे वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके। गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना भी कानूनी अपराध है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और अगर आप उसको रोजगार से बाहर निकाल रहे हो तो ये कानूनी अपराध है। ठीक है, तो ये था मातृत्व लाभ अधिनियम। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसमें क्या है, उसकी शुरुआत किसने की, कब की, और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कब की थी? 22 जनवरी 2015 को की थी। ये याद रख लेना, आप याद करना है, ये मत सोचना कि 2015 में किए तो अब नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, और कितने ज़िलों में प्रारंभ की गई? 100 ज़िलों में प्रारंभ की गई। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी जो शुरुआत है वो पानीपत हरियाणा से की गई थी। और अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में जो इसकी शुरुआत है वो आपकी झुंझुनू से की गई है। ठीक है, तो यह था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग व मंत्रालय। तो 1985 में महिलाओं व बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए एक विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम जो था वो था महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, 30 जनवरी 2006 को इस विभाग का नाम बदलकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया। यानी पहले जो था वो था विभाग, अब मंत्रालय कर दिया। विभाग का नाम बदलकर मंत्रालय कर दिया। पहले था महिला एवं बाल विकास विभाग, अब हो गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और जो वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि अमेठी से सांसद हैं। ठीक है, वर्तमान राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो वो है ममता भूपेश, जो कि दौसा से विधायक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सती रोकथाम अधिनियम, जो कि 1987 में लागू हुआ था। तो सती प्रथा आप सब जानते ही हो कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी का उसकी चिता के साथ जल जाना जो है वो सती प्रथा कहलाता है। ठीक है, और अगर पति की मृत्यु किसी अन्य जगह हो गई हो और उसकी किसी निशानी के साथ पत्नी का चिता में रोहण जो है वो अनुमरण कहलाता है। एक होता है सती और एक होता है अनुमरण। तो सती जो है वो पति की उस चिता के साथ जलना जो है वो सती हो जाता है। और अगर पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर हो गई हो और उसका जो अंतिम संस्कार है वो उसी जगह पर कर दिया गया हो, तो उसकी किसी निशानी या उसका रुमाल या कुछ भी है, उस निशानी के साथ जो पत्नी का चिता में रोहण करना जो है वो अनुमरण कहलाता है। ठीक है, तो सती प्रथा को रोकने का जो प्रथम प्रयास था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगाई थी। लेकिन 1987 में सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र के देवराला गांव की जो रूपकंवर नामक महिला है वो फिर से सती हुई थी, तो इसलिए जो है सती रोकथाम अधिनियम 1987 में आपका लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द मुस्लिम वीमेन या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल 2019, जिसे आप 3 तलाक विधेयक के नाम से भी जानते हो। तो जो आपका 3 तलाक विधेयक है वो लोकसभा से 25 जुलाई 2019 को पास हुआ था, राज्यसभा से 30 जुलाई 2019 को, और राष्ट्रपति ने जो इस पर साइन किए थे वो 31 जुलाई 2019 को किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डेट्स भी आ सकती हैं कि 3 तलाक विधेयक जो है लोकसभा से कब पास हुआ, 25 जुलाई 2019, राज्यसभा से 30 जुलाई 2019, और राष्ट्रपति से जो हो जाएगा वो 31 जुलाई 2019 हो जाएगा। ठीक है, और 3 तलाक जो आपका जो बिल पास हुआ तो उस वक्त जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके, वो थे जगदीश चंद्र खेर। अच्छा, इन 3 तलाक विधेयक में है क्या? तो जो मुस्लिम समाज में पत्नी को पति द्वारा 3 बार तलाक 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 कहकर विवाह विच्छेद करने की जो प्रथा थी उसको रोकने के लिए विधेयक लाया गया।
यानी पहले ऐसा होता था, जो मुस्लिम समाज में जो पति है वो अगर पत्नी को 3 बार ऐसे बोल देता तलाक तलाक तलाक, तो फिर उनका तलाक हो जाता, यानी उनकी जो शादी थी वो टूट जाती थी सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से। तो उस पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाया गया और 1 अगस्त 2019 से ये जो आपका विधेयक है वो आपका लागू हो गया है। इसके बाद से अगर कोई इस तरीके से शादी तोड़ रहा है, इस तरीके से तलाक ले रहा है, तो वो एक कानूनी अपराध है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो भारत में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का जो नाम है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है, तथा ये अधिनियम 1 अप्रैल 1992 को लागू हुआ। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम है वो 1992 को लागू हुआ। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस महिला आयोग अधिनियम को पारित होने या आयोग के निर्माण होने तक इन 3 वर्षों में 3 पीएम बदल गए। यानी 1990 से 1992 तक ये अधिनियम बना, तो 1990 से 1992 तक जो है भारत के 3 प्रधानमंत्री भी बदल गए। ये सबसे पहले जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उसके बाद चंद्रशेखर आ गए, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आ गए। मतलब इन 3 प्रधानमंत्रियों के काल में जो है वो आपका ये आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग में कम से कम 6 सदस्य होने अनिवार्य हैं और जिनमें से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। मतलब ये एक 6 सदस्य की कमेटी है। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सुश्री जयंती पटनायक, वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो नए भवन का नाम है वो क्या है, निर्भया भवन है। तो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम क्या है, निर्भया भवन है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राज्य महिला आयोग की। तो जो राज्य महिला आयोग है उसका गठन 15 मई 1999 को किया गया है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कांता खतूरिया है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमन शर्मा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं सारा कुछ जो है वो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मोबाइल से बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है और कोई पैसे भी नहीं लग रहे, सारा कुछ फ्री में होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए ना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम या बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो ये सब पता होगा कि पहले के ज़माने में जो है बाल विवाह बहुत होते थे, तो इसलिए ये विधेयक लाना पड़ा। और पहले ही नहीं आज भी होते हैं और सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह वो कब होते हैं आपको पता ही होगा, अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक बाल विवाह वो किस दिन होते हैं, तो वो होते हैं अक्षय तृतीया पर। ठीक है, और एक सर्वे के अनुसार राज्य में जो सर्वाधिक बाल विवाह हैं वो बूंदी में होते हैं और जो न्यूनतम बाल विवाह हैं वो गंगानगर में होते हैं। ठीक है, तो बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में अजमेर के राय बहादुर हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित किया, जिसमें जो लड़की की शादी की उम्र जो थी वो 14 की गई थी और लड़के की जो विवाह की उम्र थी वो 18 की गई थी। ठीक है, तो ये जो था वो 2006 तक जो है शारदा एक्ट ही चल रहा था। 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम लाया गया जिसे बाल विवाह निषेध अधिनियम बोलते हैं, जो कि 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। और इसमें आप सबको पता ही है कि जो लड़की की शादी की उम्र है वो कितनी है, 18 है, और लड़के की जो है वो 21 रखी गई है और अभी यही चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ था महिला और बाल अपराध में। अब हम जो है महिलाओं से संबंधित आईपीसी की जो धाराएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। तो जो महिलाओं से संबंधित आईपीसी की जो महत्वपूर्ण धाराएं, सभी नहीं पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले धारा 304 बी क्या है कि अगर दहेज के मामले में अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह कानूनी अपराध है और उसके लिए सज़ा वगैरह जो प्रावधान किया गया है वो धारा 304 बी में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि धारा 312 से 318 तक जो है वो गर्भपात से और इनसे रिलेटेड है। तो धारा 312 कहती है गर्भपात करते जो है अपराध है, उसकी सज़ा का प्रावधान है इसमें। ठीक है, धारा 313 में क्या है, बिना सहमति के गर्भपात करवाना, महिला की बिना सहमति के अगर आप गर्भपात करवा रहे हो तो वो भी कानूनी अपराध है और उसके लिए सज़ा का प्रावधान जो है वो धारा 313 में है। ठीक है, धारा 314 में जो है वो है गर्भपात के दौरान स्त्री की मृत्यु। गर्भपात के दौरान अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो धारा 314 में है।
धारा 315 में क्या है, किसी नवजात को जन्म लेने से रोकना। धारा 316 जन्म के बाद किसी नवजात की हत्या कर देना, यानी बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो धारा 316 में है। धारा 317 में क्या है, 12 वर्ष तक के बच्चे को घर से निष्कासित कर देना, यानी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर आप घर से निकाल रहे हो तो उसके लिए जो आप सज़ा का प्रावधान है वो धारा 317 में होगा। और धारा 318 में क्या है, मृत नवजात को अपने पास नहीं रख सकते हो आप। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो मृत है तो कई बार माता पिता मतलब अपने बच्चों से प्यार तो करते ही हैं, तो अपने पास रख लेते हैं। तो अपने पास जो रखना, अगर मृत बॉडी को आप अपने पास रख रहे हो बच्चे की, तो वो एक कानूनी अपराध है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं धारा 354। तो धारा 354 जो है वो किसी स्त्री को लज्जित करना या किसी स्त्री की लज्जा भंग करना से रिलेटेड है। उसके लिए जो सज़ा है वो 354 में है। 354A या 354A क्या है, यौन उत्पीड़न। 354B क्या है, निर्वस्त्र करने का प्रयास, यानी किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास करने के लिए जो कानूनी अपराध और इसके लिए जो सज़ा है वो 354B में है। 354C में क्या है, दसरतिकता करते करना। दसरतिकता मतलब किसी महिला को बार बार देखना। 354D में जो है वो है पीछा करना किसी महिला का, ठीक है। उसके बाद है 375। तो धारा 375 में क्या है, बलात्संग की परिभाषा है। और धारा 376 में क्या है, जो बलात्कार से संबंधित आपके सभी प्रकार के दंड है उनसे रिलेटेड है। तो धारा 376A में क्या है, यदि किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो रहा है और उसकी वजह से वह स्त्री हमेशा के लिए अचेतन यानी कि कोमा में चली जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो यह कानूनी अपराध है। उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो आपका धारा 376A में है, ठीक है। धारा 376B में क्या है, अलगाववाद, यानी पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर पति पत्नी की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई संभोग कर रहा है तो वो कानूनी अपराध है। उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो 376B में है। अब हम बात करते हैं धारा 376C की। तो धारा 376C, किसी प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया जाए तो वो भी कानूनी अपराध है और उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया। धारा 376D में क्या है, सामूहिक बलात्कार के बारे में है। और धारा 377 जो है वो समलैंगिकता के बारे में बताती है, ठीक है। और धारा 494 जो है वो किसी विवाहित जोड़े द्वारा दोबारा विधिपूर्ण विवाह करना जो है वो कानूनी अपराध है और 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर कोई मतलब एक जोड़ा है वो पहले से ही विवाहित है और उसके बाद वो विधि द्वारा पूर्णतः विधिपूर्ण विवाह कर रहा है तो वो कानूनी अपराध है और उसके लिए जो है 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और ये धारा 494 में कहा गया है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, जब भी कोई रेप होता है तो कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं वो छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है। तो उनके लिए एक करारा जवाब है या एक डेटा है यहाँ पर। ये क्या है कि देश में जितने भी बलात्कार हो रहे हैं लगभग 25% जो है वो 10 उम्र से कम उम्र की बालिकाओं के साथ हो रहा है। तो 10 उम्र से जो कम उम्र की लड़कियां, उनको तो हम साड़ियाँ पहना नहीं सकते ना, तो इसलिए अपनी सोच को बदलिए आप। तो ये एक डेटा है आपके सामने कि देश में कुल बलात्कारों की लगभग 25% जो घटनाएं हैं वो 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ घटित हो रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल। तो जो महिला मतलब अगर उनके साथ कुछ दुष्कर्म हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो आपत्ति जो है वो विकल्प और नारी, ये 2 ऑनलाइन पोर्टल हैं, इन पर आपत्ति दर्ज करवा सकती है। महिलाओं के लिए जो ऐप बनाए गए हैं, चिला ऐप है, बी सेफ ऐप है और स्मार्ट 24/7, ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐप बनाए गए हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आ भी सकते हैं। और दिल्ली सरकार द्वारा जो संचालित महिला ऐप है वो है हिम्मत। क्या है, हिम्मत है। और महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो हैं 1090, 1091, 112 और 181, ठीक है। और बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो हैं 1092, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब बच्चों के लिए जो उपयोगी पोर्टल हैं वो हैं खोया पाया, स्वयं ऐप और विद्यालय ऐप, ठीक है। तो इस आज हमने लगभग जो है आपका जो महिला और बाल विकास या बाल अपराध से जो जितना कुछ भी बन रहा था वो सारा कवर करने की कोशिश की है।
और अब हम पढ़ लेते हैं इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे आ भी सकता है। तो सबसे पहली फुल फॉर्म और बहुत ही ईजी सी है, कॉमन सी है, FIR। आप थाने में FIR लिखाने जाते हो तो उस FIR का अगर फुल फॉर्म नहीं पता आपको तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी सी है। FIR का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद है NCRB का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। RTE का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा राइट टू एजुकेशन। SJPU का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, यानी कि विशेष किशोर पुलिस इकाई। SBR का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, यानी कि सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। CWPO का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। CWC का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। और IPC का जो फुल फॉर्म होगा इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। और जो CRPC का जो फुल फॉर्म होगा आपका वो होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेसर, यानी दंड प्रक्रिया संहिता। PCPNDT का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक। पोक्सो, POCSO, पोक्सो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो संभावना है आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पास हुआ 19 जुलाई 2012 को, जिसमें जो बलात्कार शब्द है उसके जगह एक नया शब्द दिया गया है। वो शब्द क्या है आपका? यौन अपराध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे कहते हैं मेहर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए आपका वर्मा कमीशन बनाया गया है, ये ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, अगर स्त्री और पुरुष के खिलाफ कोई शोषण हो रहा है तो उन दोनों को समान अधिकार प्राप्त है उससे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका जो मीटू अभियान चला था उसके बारे में। 2-3 क्वेश्चन है। तो भारत में जो मीटू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? तो उसका जो आंसर है वो होगा तनुश्री दत्ता। और मीटू अभियान में आरोप का माध्यम है सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम मीटू अभियान के तहत आरोप में घिरे हॉलीवुड के निर्माता थे, वो थे हार्वी विंस्टीन। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो आपका 12 जून को मनाया जाता है। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी कौन सी है? वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया? तो ये जो है 14 नवंबर 2012 को, यानी कि बाल दिवस आप 14 नवंबर को मनाते हो तो उसी दिन जो है ये अस्तित्व में आया 14 नवंबर 2012 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर है असम। पोक्सो जो है वो संबंधित है, तो ये बच्चों से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी थी भारत में? तो वो थी 4.35 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये तो आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक जो था वो कब था? ये बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दशक है वो निम्न में से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1976 से 1985 जो था उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2001, यानी जो महिला सशक्तिकरण वर्ष है वो कौन सा था? 2001 को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
महिला अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया की जो रचनाकार हैं वो ज़ारा मोदी हैं। बुक का क्या नाम है? 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया। और ये किन से संबंधित है? महिला के अधिकारों से संबंधित है, जिसकी जो रचनाकार हैं वो ज़ारा मोदी हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर करने की कोशिश की है। इसमें हमने PYQ भी किए हैं, ट्रिक से भी पढ़ा है, डिटेल से भी पढ़ा है, शॉर्ट फॉर्म भी हमने जो हैं वो पढ़े हैं, क्वेश्चन भी हमने इसके लगाए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।